नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और सबसे पहले बात बंगाल और असम में हुए पहले चरण के मतदान की। बंगाल में बम्पर वोटिंग की क्या मायने हैं, फर्स्ट फेज में असम का क्या रुख है और आज हुई चुनावी हिंसा क्या इशारा करती है। बंगाल असम इलेक्शन की बड़ी खबरें, आप देखिए टॉप 9 वोटिंग रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 30 सीटों पर 80% से ज्यादा वोटिंग हुई, तो असम में शाम 6 बजे तक 47 सीटों पर 72% मतदान हुआ। दोनों राज्यों में हुई बम्पर वोटिंग ने सभी दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया। आज कोलकाता में बीजेपी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से सीएम ममता बनर्जी के एक कथित ऑडियो की शिकायत की, तो इस बीच कैलाश विजयवर्गीय ने 90% पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान होने पर चुनाव आयोग की तारीफ भी की। आज कोलकाता में टीएमसी के डेलीगेशन की चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात हुई। सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि टीएमसी की मांग है कि अगले चरण में पोलिंग एजेंट संबंधित मतदान केंद्र का स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए। आज काथी में शुभेंदु अधिकारी के भाई सुमेंदु की कार पर हमला हुआ है। सुमेंदु अधिकारी का आरोप है कि टीएमसी के 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने काथी में उनकी कार पर हमला कर दिया और ड्राइवर से मारपीट की गई। टीएमसी पर बीजेपी नेता शिशिर अधिकारी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ मिलकर टीएमसी वाले धांधली कर रहे हैं। धांधली का विरोध करने पर बेटे सुमेंदु पर हमला हुआ। शिशिर ने टीएमसी पर पैसे बंटवाने का भी आरोप लगाया। फर्स्ट फेज की वोटिंग में कई इलाकों में हिंसा हुई। उत्तर केशियारी के बेगमपुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता का रक्त रंजित शव बरामद हुआ, तो पुरुलिया में टीएमसी के 5 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जबकि बांकुड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले का आरोप लगा। सालबोनी में लेफ्ट के उम्मीदवार सुशांतो घोष की कार पर हमला हुआ। हमले के आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगे हैं। इस दौरान टीवी 9 की टीम पर भी अटैक किया गया, तो अन्य पत्रकारों की कार पर भी हमले हुए। इस हमले में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। चुनाव में धांधली के आरोपों पर दिलीप घोष ने टीएमसी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अपनी हार भाप गई हैं। ऐसे में टीएमसी प्रेशर में आकर धांधली के आरोप लगा रही है। घोष ने टीएमसी को शिकायतों के लिए चुनाव आयोग जाने की नसीहत दी। आज असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में वोट डाला। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी असम में 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी। सर्बानंद के मुताबिक कांग्रेस और दूसरी पार्टियां सिर्फ मीडिया में दिखाई देती हैं। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे पर दीदी के आखिर सवाल क्यों, नंदीग्राम के संग्राम में शाह और मिथुन का प्लान क्या है, बंगाल में ओवैसी की एंट्री से कितना असर होगा, क्या केरल और तमिलनाडु का तिलिस्म टूटेगा। इलेक्शन की खबरों के लिए आप देखिए टॉप 9 चुनावी चक्रव्यूह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे पर सीएम ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। सीएम ममता के मुताबिक बंगाल पर पीएम मोदी का भाषण आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने खड़गपुर में कहा कि बांग्लादेश में पीएम मोदी ने बंगाल की ही बात की। खड़गपुर की रैली में ममता बनर्जी ने घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कभी कभी बीजेपी कहती है कि ममता बांग्लादेश से लोगों को लेकर आई हैं और घुसपैठ कराई है, लेकिन अब खुद पीएम मोदी वोट मार्केटिंग करने के लिए बांग्लादेश चले गए। दूसरे चरण में नंदीग्राम में सबसे बड़ा मुकाबला है। अमित शाह 30 मार्च को नंदीग्राम में शक्ति प्रदर्शन करेंगे, तो मिथुन चक्रवर्ती रोड शो के जरिए ताकत दिखाएंगे। नंदीग्राम में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर है। आज बंगाल युद्ध में ओवैसी की एंट्री हुई। उन्होंने मुर्शिदाबाद में चुनावी मीटिंग के बाद 2 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बाकी सीटों के पत्ते 2-3 दिन में खोलेंगे। उन्होंने किसी भी पार्टी से गठबंधन करने से इंकार कर दिया। बीजेपी ने बंगाल के पहले चरण में बढ़त का दावा किया और उत्साह दिखाते हुए चुनाव पर नया गाना जारी किया है। इस गाने की थीम है टाटा बुआ टाटा तृणमूल। इस सॉन्ग में बुआ शब्द का संबोधन सीएम ममता बनर्जी के लिए किया गया है। केरल के चुनावी रण में बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। आज त्रिशूर में जेपी नड्डा ने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने दावा किया कि केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बार सरप्राइज देगी। केरल दौरे पर जेपी नड्डा ने तिरुपूजा की रैली में यूडीएफ और एलडीएफ को वैचारिक रूप से भ्रमित फ्रंट बताया। उन्होंने कहा कि केरल में बड़े बदलाव का वक्त आ गया है। जनता के सामने बीजेपी अब विकल्प के तौर पर खड़ी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सभाओं में राहुल गांधी का भाषण युवाओं पर केंद्रित रहता है। उन्होंने आज की सभाओं में भी युवाओं को रोजगार देने का वादा किया और राजनीति में युवाओं को मौका देने की हिमायत की। तमिलनाडु में चुनावी हलचल तेज है। आज कोयम्बटूर दक्षिण सीट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनाव प्रचार किया। इस बीच उन्होंने बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ डांडिया भी खेला। डांडिया खेलते वक्त सभी महिलाएं मास्क में नजर आईं। पीएम मोदी का बांग्लादेश दौरा कितना सफल रहा, मथुआ समुदाय से क्यों मिले पीएम मोदी और बांग्लादेश को पीएम मोदी ने कौन सी बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे से जुड़ी बड़ी खबरें आप
देखिए टॉप 9 बंग बंधु मोदी में। पीएम मोदी का 2 दिन का बांग्लादेश दौरा समाप्त हुआ। खबरों के मुताबिक पीएम दौरे के आखिरी दिन दोनों देशों के बीच 5 समझौतों पर सहमति बनी। इसमें ट्रेड, कनेक्टिविटी और आपदा प्रबंधन शामिल है। इस दौरान पीएम मोदी ने 12 लाख कोरोना वैक्सीन डोज भी बांग्लादेश को सौंपी। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच MOUs एक्सचेंज हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने शेख हसीना को लाइफ सेविंग एम्बुलेंस की प्रतीकात्मक चाबी भी सौंपी। भारत बांग्लादेश को 109 एम्बुलेंस देगा। बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन ओरकांडी में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश दोनों ही दुनिया में अस्थिरता, आतंक और अशांति की जगह स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। दोनों देश अपनी प्रगति से दुनिया की प्रगति देखना चाहते हैं। पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय के ओरकांडी मंदिर में पूजा की। पीएम ने कहा, साल 2015 की इच्छा आज पूरी हुई। ओरकांडी वो जगह है जहां मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिश्चंद्र ठाकुर का जन्म हुआ था। बंगाल चुनाव के मद्देनजर भी मतुआ समुदाय काफी मायने रखता है। ओरकांडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतुआ समुदाय के लोगों को संबोधित किया। पीएम ने कहा, भारत में रहने वाले मतुआ समाज के हजारों लोग यहाँ आकर जैसा महसूस करते हैं, मैं भी वैसा ही अनुभव कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने ओरकांडी में मतुआ समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान NSA अजीत डोभाल और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी मौजूद रहे। मतुआ समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा, पीएम मोदी से मिलना गर्व की बात है। बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने सतखीरा में जशोरेश्वरी काली मंदिर में मत्था टेका। मोदी ने काली मां की प्रतिमा को हाथ से बना हुआ मुकुट भी चढ़ाया। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। पीएम मोदी ने यहाँ एक कम्युनिटी हॉल बनाने का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तुंगीपारा में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की समाधि स्थल पर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने यहां एक पेड़ लगाया और विजिटर बुक में संदेश लिखा। इस दौरान बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भी मौजूद रही। पीएम मोदी ने बांग्लादेश में सबका साथ सबका विकास के मंत्र को दोहराया। पीएम ने कहा, भारत सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश इसमें सहयात्री है। बांग्लादेश के विकास में भारत साथी है। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर आखिर कब लगेगा ब्रेक? महाराष्ट्र से क्या है ताजा अपडेट कोरोना को लेकर? बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए कब तक करना होगा वेट और कहां पर पूरे परिवार को कोरोना ने किया मटिया में? देश पर कोविड की नई चोट से जुड़ी बड़ी खबरें इस वक्त की कौन सी है? टॉप 9 कोरोना विस्फोट। देश में कोरोना फिर से जबरदस्त रफ्तार पकड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,258 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान 291 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 36,902 नए केस ने स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फुला दिए हैं। कातिल वायरस के चलते 112 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन लोग फिर भी गाइडलाइंस फॉलो करने को तैयार नहीं है। कोरोना पर काबू पाने के लिए पूरे महाराष्ट्र में कल से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम दोबारा लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए हमें ये एक्शन लेना पड़ रहा है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। हालांकि उनके घर में बाकी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सचिन ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। कोरोना के प्रचंड प्रकोप के चलते यूपी में माध्यमिक शिक्षा परिषद निदेशालय और ईस्टर्न रेलवे बिल्डिंग को सील किया गया है। इन दोनों ही बिल्डिंग में कर्मचारी व अधिकारी संक्रमित पाए गए हैं। सभी को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने एहतियातन 4 अप्रैल तक के लिए सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने सभी जिलों के प्रशासन को कोरोना गाइडलाइंस के कड़ाई से पालन करने के भी आदेश दिए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन पर आ रहे यात्रियों की कोरोना जांच के लिए टेस्टिंग टीम को डिप्लॉय किया गया है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। वहीं 6 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में कातिल कोरोना एक ही परिवार पर कहर बनकर टूटा है। दरअसल कोरोना के चलते 10 दिन में पहले घर के मुखिया की मौत हुई और इसके बाद 2 बेटों की भी जान चली गई। पति की मौत के 9 दिन बाद कल पत्नी की भी कोरोना से मौत हो गई। जल्द ही बच्चों के लिए भी कोरोना का टीका बाजार में आएगा। जानकारी के मुताबिक फाइजर और बायोएनटेक ने बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। अगर ये ट्रायल सफल होता है तो दुनिया भर में बच्चों के माँ बाप कुछ हद तक चिंता मुक्त हो जाएंगे। कहां बीजेपी विधायक के साथ हुई मारपीट, कहां पुलिस और आरएसएस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई, कहां पर पकड़ी गई अवैध हथियारों की फैक्ट्री
और क्यों वायरल है कांग्रेस विधायक का वीडियो? राष्ट्र और राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं? टॉप 9 देश प्रदेश में आप देखिए। पंजाब के मलोट शहर में अबोहर विधानसभा से विधायक अरुण नारंग की किसानों ने जमकर धुनाई कर दी। विधायक के सारे कपड़े तक फाड़ दिए गए। नाराज किसानों ने विधायक के मुंह पर कालिक भी पोती। अरुण नारंग क्षेत्र में बैठक करने के लिए गए थे। यूपी के मथुरा में आरएसएस के जिला प्रचारक मनोज के साथ हुई मारपीट के बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हेलमेट से भी हमला किया। वहीं एक महिला कार्यकर्ता ने वृंदावन कोतवाल को चप्पल मार दी। राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट के पास स्थित एरोसिटी के होटल वर्ल्ड मार्क के बाहर 2 गुटों में जमकर लात घूंसे चले और मारपीट हुई। दरअसल मामूली कार एक्सीडेंट के बाद दोनों गुटों में झगड़ा शुरू हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे मामले में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 11 लोगों के खिलाफ चल रहे केस को वापस लेने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद केस में आरोपी बनाए गए यूपी सरकार के मंत्री सुरेश राणा, सरधना विधायक संगीम सोम और साध्वी प्राची को बड़ी राहत मिली है। यूपी के मेरठ में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को मौके से 100 से ज्यादा अवैध पिस्टल और तमंचे मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि पंचायत चुनाव में इन अवैध हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता था। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस हिरासत में हुई एक युवक की मौत के मामले में स्वाट टीम के प्रभारी सहित 8 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक के भाई की शिकायत पर ये केस दर्ज हुआ है। 2 दिन पहले एसओजी की टीम जियाउद्दीन को किसी मामले में पूछताछ के लिए लाई थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक ट्रेनी विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान में 3 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए विमान भोपाल से गुना की तरफ जा रहा था। महाराष्ट्र के बदलापुर में एमआईडीसी की ईस्टर इंडिया कंपनी में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।